आज के अपने इस वीडियो में हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे सामाजिक क्रिया। अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है किसका? भावात्मक व्यवहार का उदाहरण है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक प्रहार करता है तो भावात्मक सामाजिक क्रिया व्यवहार का उदाहरण है। यह क्रिया व्यक्ति राग, द्वेष, प्रेम, घृणा जैसे भावों से प्रेरित होकर करता है। सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु बनने का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है। वेबर ने ही सर्वप्रथम कहा था, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान और भावी व्यवहार को प्रभावित हो सकती है। तो ये कथन है, सत्य कथन है। सामाजिक क्रिया भूत, भविष्य और वर्तमान की किसी क्रिया या व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। इस तथ्य को विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो कुछ समय बाद बदले में दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है तो उसका व्यवहार बहुतकालिक क्रिया द्वारा प्रभावित माना जाएगा। दूसरा दृष्टांत इस प्रकार हो सकता है कि एक व्यक्ति ने एक सन्यासी को भिक्षा दी और उस सन्यासी ने बदले में उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया। यह व्यवहार वर्तमान क्रिया द्वारा प्रभावित माना जाएगा। इस प्रकार किसी क्रिया का संबंध भविष्य के प्रभाव से भी हो सकता है। इस विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि सामाजिक क्रिया किसी न किसी काल के व्यवहार से अवश्य ही प्रभावित होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूंसेबाजी करना। सामाजिक क्रिया, इसकी व्याख्या देखिए। सामाजिक क्रिया का तात्पर्य कोई घटना या मात्र क्रिया नहीं है। मैक्स वेबर घटना या क्रिया से सामाजिक क्रिया का स्पष्ट भेद स्थापित करते हैं। उनकी निगाह में घटना जाने अनजाने में किए गए व्यक्ति के उस व्यवहार को कहते हैं जिसका कोई उद्देश्य न हो। राह चलते दो साइकिल सवारों का अचानक एक दूसरे से टकरा जाना सामाजिक क्रिया नहीं, क्योंकि एक दूसरे से टकराना उद्देश्य नहीं था, यह तो अचानक हो गया। परंतु यदि दोनों साइकिल सवार यदि परस्पर टकराने से बचने का प्रयास करते हैं या टकरा जाने के बाद परस्पर वाद विवाद या हाथापाई करते हैं तो उसे सामाजिक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। एक माँ अपने बच्चों को चांटा मारती, किस प्रकार की क्रिया का है? तो ये भावात्मक है क्रिया। देखिए इसकी व्याख्या। भावात्मक क्रिया वह है जो प्रेम, दया, सहानुभूति, क्रोध, घृणा आदि से तत्काल प्रभावित होकर की जाती है। जैसे माँ द्वारा बच्चे को क्रोधित होकर चांटा मारना, मित्र को देखकर भाव विह्वल होना, शत्रु को गालियां देना और टीम के जीतने पर पटाखा छोड़ना आदि। इस तरह की क्रियाओं में आवेग का तत्व प्रमुख होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारी दूसरा चैप्टर क्या है? प्राथमिक अवधारणा। प्राथमिक अवधारणाओं में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह। तो किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है? ये टॉलकॉट पार्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमारी मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो प्राइमरी ग्रुप्स में होती है। टॉलकॉट पार्सन के अनुसार हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है। प्राथमिक समूह से तात्पर्य उन समूहों से होता है जिनके सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं, साथ ही पारस्परिक सहयोग इसकी अनिवार्य विशेषता होती है। प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है क्या है? औपचारिक नियम। ये प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी एकरारनामा, स्थायित्व, आमने सामने का संपर्क और छोटा आकार, ये सब भी जो है आवश्यक है। प्राथमिक समूह की प्रमुख विशेषताओं में शामिल लघु आकार पहले तो होना चाहिए, स्मॉल साइज, आमने सामने के संबंध होना चाहिए, तुलनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, लक्ष्यों की समानता होनी चाहिए, स्वतः विकसित समूह, व्यक्तिगत और संगठित संबंधों की प्रधानता, अनौपचारिक संबंध तथा सर्वव्यापकता, यूनिवर्सल होते हैं ये, सर्वव्यापकता होनी चाहिए, है ना। तो औपचारिक नियम इसमें शामिल नहीं। फूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं सम्मिलित है? स्कूल नहीं सम्मिलित। बाकी परिवार, पड़ोस
और बच्चों के खेल समूह ये सम्मिलित है। कूले ने परिवार और पड़ोस एवं क्रीड़ा समूह को प्राथमिक समूह का अच्छा उदाहरण माना। स्कूल या कॉलेज में कक्षा के सहपाठी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम C.H. कूले की पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में देखने को मिला, यानी कि 1909 में देखने को मिला। किसमें? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। आगे देखते हैं, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? कूले ने दी। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी? C.H. कूले ने। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह है? तो इसमें पड़ोस है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक समूह नहीं माना जाएगा? तो ये भीड़ को नहीं माना जाएगा। निम्नलिखित में से द्वितीयक समूह कौन नहीं है? तो पड़ोस नहीं है, क्योंकि पड़ोस क्या है? प्राथमिक समूह। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? तो कौन सा है? ये ऑफिस है। बाकी परिवार, बच्चों के खेल समूह, पड़ोस क्या है? प्राथमिक समूह। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह है? तो तकनीकी विशेषज्ञों का समूह। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह है? तो परिवार, पड़ोस, बच्चों का खेल समूह, ये तीनों जो है आपके प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो स्काउट जो है ये नहीं है। बाकी विद्यार्थियों की कक्षा है, साथी समूह है और परिवार है। परिवार, साथी समूह तथा विद्यार्थियों की कक्षा एक प्राथमिक समूह है, जबकि स्काउट द्वितीयक समूह है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो कैसे संबंध होते हैं? व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पर्सनल होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं। ऐसे समूहों के सदस्य अपने विचारों या भावनाओं को खुलकर एक दूसरे को सुनाते हैं। एक सदस्य दूसरे सदस्य पर पूर्ण विश्वास एवं आस्था होती है। प्राथमिक समूह में संबंधों की स्थिरता किसी बाह्य प्रलोभन अथवा बाह्य दबाव में नहीं होती, बल्कि इसका विकास स्वाभाविक रूप से होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? ये आमने सामने के संबंध होते हैं। आमने सामने के कहाँ संबंध होते हैं? ये होते हैं आपके प्राथमिक समूह में। द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। यह अवैयक्तिक होता है, जो कि औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। आमने सामने के संबंध प्राथमिक समूह में पाया जाता है। औपचारिक संबंध निम्नलिखित में से किस समूह के लक्षण है? तो द्वितीयक समूह के लक्षण है, यानी कि फॉर्मेलिटी करी जाती है केवल। द्वितीयक समूह के सदस्यों में औपचारिक और अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलते हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों की श्रेणी में किसी क्लब के सदस्य, व्यवसायिक समूह, राजनीतिक दल और व्यापार संगठन के लोग आते हैं। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक समूह कहा जाता है। घनिष्ठता से विहीन अनुभव प्रदर्शित करने वाले समूह द्वितीयक समूह कहलाते हैं। संपर्क की आकस्मिकता ऐसे समूह के अनुभव का सार है। मानव जीवन के क्रम की दृष्टि से द्वितीयक समूह का दूसरा स्थान है। द्वितीयक समूह प्राथमिक समूहों की अपेक्षा बड़ा होता है, अधिक औपचारिक, विशेषीकृत, अस्थायी और संपर्क की दृष्टि से अप्रत्यक्षता लिए होता है। श्रमिक संगठन द्वितीयक समूह का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने अर्ध समूह शब्द को व्यक्त किया है? तो किसने किया है? ये किया है, इसमें ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या देखिए, टाटा मैगरा की पुस्तक में प्रकाशित धर्मेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक में ये है कि अर्ध प्राथमिक समूह, क्वासी प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा C.H. कूले ने थी। वहीं किसी किसी पुस्तक में लिखा है कि कूले ने केवल प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की बात की, बाद में दोनों ने पाई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर अर्ध समूह की व्याख्या की है। यह समूह इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्ध समूह कहलाता है। स्पष्टता न होने के कारण ये मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा प्रस्तुत की, किसने प्रस्तुत की? तो ये कूले ने प्रस्तुत की। आगे देखिए, सामाजिक समूह होता है, सोशल ग्रुप। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूहों के निर्माण में आवश्यक तत्व है? तो अंतःक्रिया ये आवश्यक तत्व है। सामाजिक समूह
व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जहाँ सामाजिक संबंध पाया जाता है, परंतु जैसा कि मर्टन का कहना है कि क्षणिक सामाजिक संबंध समूह को विकसित नहीं करते हैं। वस्तुतः समूह के निर्माण के लिए सदस्यों के बीच पाई जाने वाली अंतःक्रिया और सामाजिक संबंधों में बारंबारता की एवं स्थायित्व समूह के ढांचे को स्पष्ट करता है। मार्टन के अनुसार सामाजिक समूह के निम्न मुख्य तत्व हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, कुछ हद तक स्थायी और बार-बार होने वाली सामाजिक क्रियाओं तथा समूह के सदस्य अपने आप को निश्चित समूह के सदस्य माने और उन्हें बाहरी लोग भी उन्हें उस समूह के सदस्य माने। आगे देखिए, सामाजिक समूह का निर्माण आवश्यक तत्व है एक से अधिक व्यक्तियों का होना, सामान्य लक्षण या उद्देश्य, अंतःक्रिया, सापेक्षिक स्थायित्व, सामाजिक पहचान, व्यवहार का एक निश्चित नियम, ऐच्छिक सदस्यता तथा एक सामाजिक संरचना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है? तो खोज नहीं, दो से दो अधिक होंगे, लक्ष्य भी होंगे, अंतःक्रिया भी होगी। क्षेत्रीय समूह, हित समूह के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, अनिश्चित संगठन वाले समूह का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये किया है आपका मैकइवर और पेज ने किया। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैकइवर और पेज ने समाज में पाए जाने वाले सभी समूहों को तीनों भागों में बांटा है। इस प्रकार क्षेत्रीय एकता वाले समूह, हितों के प्रति चेतन लेकिन अनिश्चित संगठन वाले समूह और अपने हितों के प्रति जागरूक समूह जिनमें निश्चित संगठन भी होता है। क्षेत्रीय एकता वाले समूह साधारणतः एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं। ऐसे समूहों के लिए अत्यंत व्यापक होते हैं। सदस्य के जीवन में एक प्रकार की समानता देखने को मिलती है। नगर, गांव, समुदाय, पड़ोसी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। हितों के प्रति जागरूक लेकिन अनिश्चित संगठन वाले समूहों में अपने हितों के प्रति एक किस्म की जागरूकता पाई जाती है, लेकिन साधारणतया इसमें निश्चित संगठन का अभाव पाया जाता है। भीड़, जाति, अभिजात वर्ग, प्रवासीय समूह, प्रजातीय समूह इस प्रकार के समूहों का अच्छा उदाहरण है। हितों के प्रति जागरूक समूह में अपने हितों के प्रति स्पष्ट जागरूकता पाई जाती है। साथ ही उनमें संगठन एवं संरचना भी पाई जाती है, जिसमें संगठन का अभाव होता है। ऐसे समूह अस्थायी प्रकृति के होते हैं, प्रायः उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं। चर्च, राज्य परिवार, मजदूर संघ, मित्र मंडली, क्लब इत्यादि ऐसे समूहों के उदाहरण हैं। आगे देखिए, किन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं? तो हितों के प्रति चेतन समूह, जिनके मतलब कुछ विशेष हितों के लिए ऐसे समूह इकट्ठे होते हैं कुछ लोग और समूह का निर्माण करते हैं, जिससे कि कारण जब हित पूरे हो जाते हैं तो ये समूह भी क्या होता है? टूट जाता है। आगे देखिए, सामाजिक मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका कॉलेज विद्यार्थी। समूह के अंतर्गत हम विचारों, क्रियाओं का आदान प्रदान करते हैं। सभी सदस्यों के बीच एक प्रकार की पारस्परिकता पाई जाती है। जब तक समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती, तब तक उस जन समूह के सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि किसी मेले या भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जाता, क्योंकि कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के बीच विचारों और क्रियाओं का आदान प्रदान होता है। इसीलिए कक्षा को सामाजिक समूह कहा जाता है। मैकइवर और पेज तथा आर के मार्टन ने इस तथ्य पर कुछ विशेष बल ही दिया है। आगे देखते हैं, किसने सामाजिक समूहों के वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया? तो मिलर ने किया। किसने ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है समूहों का वर्गीकरण? तो मिलर ने किया। इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं? तो ये निर्मित होते हैं, पहले क्या है कारण? दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतःक्रिया, लोगों के आपसी संबंधों की चेतना। सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को एक दूसरे के बीच एक साथ परस्पर अंतःक्रिया प्रक्रिया चलती है रहती है। यह तभी संभव है जब लोग एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि भीड़ के अंतर्गत सभी लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते, इसीलिए सभी के बीच में सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो पाती। भीड़ सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। सामाजिक अंतःक्रिया प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अभाव में मनुष्य किसी
भी प्रकार के समूह के समाज शास्त्रीय अर्थ में समूह नहीं कहा जा सकता। सामाजिक अंतःक्रिया समूह का एक मूलभूत तत्व है। व्यक्तियों में एक प्रकार की भावना पाई जाती है, वे अंतःक्रिया के द्वारा समूह का निर्माण करते हैं। इसी भावना को जर्मन समाजशास्त्री गिडिंस ने प्रारूप चेतना या समचेतना या कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड कहा है। निम्नलिखित में से किसने प्रारूप चेतना की अवधारणा दी? तो एच गिडिंस ने। निम्नलिखित में से किसने समूहों को एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह में वर्गीकृत किया है? तो पी सेरोकिन ने किया है। कौन से? एक बंधक समूह और बहुबंधक समूह। सेरोकिन, देखिए इसकी व्याख्या देखिए। सेरोकिन ने समूहों के अंतर्गत पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर उसे दो भागों में बांटा, एकल बंध समूह या एकात्मक समूह और एवं बहुबंधक समूह। बहुकार्यात्मक समूह क्या है? अब देखिए, सोरोकिन ने वैसे ही समूह को एकल बंधक समूह कहा है, जिनमें लोग एक ही आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि कुछ लोग प्रजाति, लिंग और उम्र और नातेदारी और भाषा, धर्म और शिक्षा के आधार पर समूह का निर्माण करते हैं तो उसे एकल बंधन समूह कहा जाएगा। सोरोकिन पुनः इस प्रकार के समूहों को दो भागों में बांटा है। कौन सा? जैव सामाजिक या जैव सामाजिक एक कार्यात्मक समूह तथा सामाजिक सांस्कृतिक एक कार्यात्मक समूह। ये पहला क्या है? जैव सामाजिक और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक। जब किसी समूह के लोग एक या अधिक प्रकार बंधनों से बंधे होते हैं तो बहुबंधन कहा जाता है। जैसे परिवार के बहुबंधन समूह होते हैं क्योंकि उसके सदस्य विभिन्न आधारों पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। परिवार में पति पत्नी यदि वैवाहिक आधार पर तो पिता पुत्र, भाई बहन रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं, एक बंध और बहुबंध समूहों का परिचय किसने किया है? तो समाजशास्त्री पी ए सेरोकिन ने किया। आगे देखिए, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंतः समूह की और बाह्य समूह की जो ये किसने अवधारणा किसने दी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया, देखिए, विलियम ए समाजशास्त्री परिचय। जैसे विलियम ग्राहम शर्मा ने अपनी पुस्तक जनरीतियों में दो प्रकार के सामाजिक समूहों का वर्णन किया, अंतः समूह और बाह्य समूह। अभी समाजों में दोनों प्रकार के समूह पाए जाते हैं। अंतः समूह को हम समूह या मेरा समूह, और इसकी तुलना बाह्य समूह या वे समूह या दूसरों के समूह से की जाती है। अंतः समूह की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू जी समनर ने किया था। उन्होंने 1907 में अपनी पुस्तक फोकवेज में किया था। डॉक्टर जेपी सिंह ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र अवधारणाएं और सिद्धांत लिखते हैं कि सदस्यों के बीच घनिष्ठता एवं सामाजिक दूरी के आधार पर समूहों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? अंतः समूह और बाह्य समूह। किसने कहा? तो ये डीपी सिंह ने कहा, डॉक्टर जेपी सिंह ने। और इसमें बहुत सारे लेखकों ने यह लिखा कि समूह का वर्गीकरण समनर ने दिया है तो सही नहीं है। समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में केवल अंतः समूह की अवधारणा का जिक्र किया था, जिसके आधार पर बाद के अन्य लोगों ने बाह्य समूह की बात कही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे अपनी उत्तर कुंजी से बाहर कर दिया। अब देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो समनर को अंतः समूह यानी इन ग्रुप और समूह केंद्रिता इथनोसेंट्रिज्म की अवधारणाओं गढ़ने का श्रेय प्राप्त है। लेदरबॉर्ड ने समूहों के विभिन्न रूपों का ध्यान में रखकर के मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है, ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। किसने? लेस्टर ने कहा। आर के मार्टन ने सदस्यता के आधार पर दो प्रकार बांटा इसको। कौन था पहले? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। ब्रिस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में तीन विशेषताओं की चर्चा की, समानता की चेतना, सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, समानता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया
और सामाजिक संगठन। इन्हीं विशेषताओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने 4 प्रकार के समूहों का उल्लेख किया। सांख्यिकीय समूह, सम, समाजी या समितीय या सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और सहचारी समूह। कौन कौन सा है? सांख्यिकी समूह, सामाजिक और समझातीय या सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और यह सहचारी या सहयोग समूह। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक का वर्गीकरण किया? तो इसका ऑप्शन ही सही नहीं है। आगे देखते हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर किसने किया? तो सेमिनार ने किया, क्योंकि सेमिनार ने अंतः समूह के बारे में ही बताया। आगे देखिए, सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? तो किसने किया था? तो ये आप जानते हैं किसने किया। ये किया आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट बीरस्टीड ने। कौन कौन से 4 समूह थे? सांख्यिकी, सहयोगी, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो अंतः समूह, बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं। अंतः समूह, बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं। बीरस्टीड ने अपने अंतः समूह एवं बाह्य समूह को एक दूसरे के प्रतिकूल मानकर दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अंतः समूह वह समूह है जिसके हम सदस्य होते हैं और जिससे हमारा अपनापन होता है, जबकि बाह्य समूह ऐसा सामाजिक समूह है जिसके हम सदस्य नहीं होते। किसने लिखा? सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। ये वोटो मोर ने कहा। क्या कहा उन्होंने? सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं होते। सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह होते हैं, वे अपेक्षाकृत खुले रहते हैं, बंद नहीं होते। तो टीबी वोटोमोर ने अपनी पुस्तक सोशलॉजी अ गाइड ऑफ प्रॉब्लम एंड लिटरेचर में सोशल क्लास एंड सोशल स्टेटस शीर्षक से अंतर्गत लिखा है कि सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है और वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। उनकी बुनियाद निर्वाद रूप से आर्थिक है, किंतु वे आर्थिक समूहों के की तुलना में अधिक समूहों की तुलना में अधिक हैं। वे औद्योगिक समाज के समूहों की विशेषता जिनका विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? क्षेत्रीय, गैर क्षेत्रीय समूह की अवधारणा पार्क और बर्गेस ने दिया, शेष युग सही है। किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट और कन्वर्ट के आधार पर की है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी से ही गिटलर ने करी है। आगे देखिए, नरजाति समूह के अध्ययन में गिटलर ने समूह की व्याख्या ओवर्ट और कन्वर्ट पर की है। अब देखिए, यहाँ पर मैचिंग है। चलिए हम इसके आंसर पे आते हैं सीधे। प्राथमिक समूह अविभाजित हिंदू परिवार है। द्वितीयक समूह MTNL श्रमिक संघ है। संदर्भ समूह अप्रवासी विद्यार्थियों की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी। अंतः समूह क्या है? हम भारतीय। तो यहाँ पे भी देखिए मिलान है, तो इसमें क्या करा, कौन सा नहीं सही से मिलता है? तो मानव समूह ये गलत है। बाकी बाह्य समूह समनर है, प्राथमिक समूह कूले और संदर्भ समूह मार्टन ने दिया है। मानव समूह का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं बल्कि होमेंस ने किया। मानव समूह में होमेंस ने 3 अवधारणाओं तथा उनके मध्य अंतर संबंधों के विश्लेषण प्रस्तुत किया। वे 3 अवधारणाएं सक्रियता, खास स्थिति में लोग क्या करते हैं, अंतःक्रिया, एक व्यक्ति की सक्रियता से दूसरे व्यक्ति कैसे प्रभावित होते हैं, भावुकता, सक्रिय और अंतःक्रिया से संबंध अंतर मनोवैज्ञानिक के क्रिया के संकेत। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संदर्भ समूह, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, सोशियोलॉजी से संबंधित वीडियो पाने के लिए, अन्य वीडियो तैयारी से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।